देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और चलिए अब आपके सामने देश का बुलेटिन। दुनिया की सबसे बड़ी खबर। बीती रात दुनिया के नामचीन लोगों का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया। एप्पल का आधिकारिक अकाउंट भी हैक किया गया और साथ ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इसके साथ ही साथ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, बिल गेट्स, उबर, जो बिडेन, जेफ बेजोस, अमेज़न के संस्थापक का अकाउंट भी हैक किया गया। ट्विटर ने भी आधिकारिक तौर पर ट्वीट करके इस मामले की जानकारी देते हुए कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी। फिलहाल ट्विटर अकाउंट हैक होने के बाद ट्विटर के शेयर्स में गिरावट आई है। टॉरेंट के संस्थापक ने हैकिंग के इस मामले का खुलासा करने वाले और सबूत देने वाले को $1 मिलियन का इनाम देने की घोषणा की है। तो बीती रात जब आप आराम से सो रहे थे, उसी वक्त हैकर्स ने पूरी दुनिया को हिला डाला। दुनिया के नामचीन लोगों के ट्विटर अकाउंट्स को हैक कर लिया गया। बराक ओबामा, बिल गेट्स, उबर, जो बिडेन जैसी हस्तियों के अकाउंट्स को हैक करके उससे ट्वीट किए गए हैं। इस पूरे मामले को बड़े बिटकॉइन स्कैम के तौर पर देखा जा रहा है। आपको 100 सेकंड में बताते हैं ये दुनिया की सबसे बड़ी खबर क्या है। आधी रात जब आप सो रहे थे, हैकर्स ने हिला दी दुनिया। बड़ी बड़ी हस्तियों का अकाउंट हैक, बराक ओबामा का अकाउंट भी हैक, अमेज़न के संस्थापक का अकाउंट हैक। किसके निशाने पर है? ट्विटर अकाउंट। हैकर्स ने इस बार पूरी दुनिया को हिला दिया। बड़ी बड़ी हस्तियों का अकाउंट हैक हो गया। एप्पल का आधिकारिक अकाउंट, बराक ओबामा का ट्विटर अकाउंट हैक, बिल गेट्स, अमेज़न की संस्थापक, उबर, जो बिडेन, जेफ बेजोस का भी ट्विटर अकाउंट हैक हुआ। एक साथ इतनी सारी हस्तियों के अकाउंट हैक होने के बाद हड़कंप मच गया है। हैकर ने सब की सब अकाउंट से एक जैसा ही ट्वीट किया। ट्वीट था कि मैं अगले 30 मिनट के लिए अपने BTC पते पर भेजे गए सभी भुगतानों को दोगुना कर रहा हूं। हैकर्स ने ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट किया वो आपके सामने है। दुनिया सख्ते में है क्योंकि जिस तरीके से एक साथ अकाउंट्स हैक किए गए वो किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। 2018 में भी हैकर्स ने ट्विटर अकाउंट हैक करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। अकाउंट हैक होने के बाद शेयर मार्केट में ट्विटर के शेयर में गिरावट दर्ज की गई है। अकाउंट हैक होने के बाद ट्विटर ने करीब 1 घंटे तक चुप्पी साध ली। 1 घंटे के बाद ट्विटर के आधिकारिक अकाउंट से कहा गया कि हम ट्विटर पर खातों के हैक होने की घटना से अवगत हैं। हम जांच कर रहे हैं और इसे ठीक करने के लिए कदम उठा रहे हैं। इस मामले में जल्द ही सभी को अपडेट किया जाएगा। हैकर्स ने जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया उससे इस पूरे मामले को बड़े बिटकॉइन स्कैम के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अभी इस बात का खुलासा बाकी है कि किस साजिश के तहत और किस तरीके से हैकर्स ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। और एक बार फिर से आपको बता दें कि बड़ी खबर, बड़ी हस्तियों के अकाउंट्स हैक होने पर ट्विटर में हड़कंप मचा हुआ है। ट्विटर ने हैकिंग की जांच के आदेश दिए। हैकर्स का सुराग देने वाले को इनाम की घोषणा की गई है। हैकिंग में बड़े क्रिप्टो करेंसी स्कैम की आशंका को जाहिर किया गया है। तो पूरी दुनिया को हिलाने वाली ये बड़ी खबर, हैकर्स का सुराग देने वालों को इनाम देने की घोषणा की गई है। बड़ी हस्ती, कारोबारी कंपनियों के अकाउंट्स को हैक किया गया है। $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा जो भी इस हैकिंग के बारे में खुलासा करेगा। बड़े क्रिप्टो करेंसी स्कैम को लेकर आशंका जाहिर की गई है। और इस वक्त हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी जुड़े हुए हैं। पवन दुग्गल जी, ये जो पूरा हैकिंग का प्रकरण सामने आया, इसमें कैसी साजिश क्या आपको नजर आ रहा है? देखिए, आज जब दुनिया कोविड-19 के दौर से गुजर रही है, उस संदर्भ में जब इस तरह की हैकिंग होती है तो लाजमी सी बात है इसके पीछे कोई बड़ा स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर है। क्यों? क्योंकि इतने सारे आपने टॉप मोस्ट जो ट्विटर हैंडल्स थे, अकाउंट्स थे, जिनकी मतलब मिलियंस फॉलोअर्स हैं, आपने अगर हैक कर दिया है तो आपने बताने की कोशिश करी लोगों को कि देखिए आपकी सुरक्षा पूरी तरीके से तसल्ली बख्श नहीं है और हम जब मर्जी चाहेंगे हम आपकी सुरक्षा में सेंध लगाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के हृदय में ज्यादा मुझे लगता है कंफ्यूजन, पैनिक और डर फैलाने की बात है। साइबर क्रिमिनल्स का काम है और ये बड़े ऑर्गेनाइज्ड अंजाम तरीके से दिया गया है। इसलिए मुझे लगता है ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है क्योंकि कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक जो है, बिल्कुल सिक्योरिटी को लेकर भी एक बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से पवन दुग्गल हमारे साथ जुड़े,
उनकी तरफ से कहा गया कि नॉन स्टेट एक्टर का इसमें हाथ नजर आता है अभी तक, जो आशंका जाहिर की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इधर साउथ चाइना सी से बहुत बड़ी खबर है। चीन ताइवान की सेनाएं आमने सामने हैं, तोपें गरज रही है, दोनों तरफ से बम बारूद बरस रहे हैं। तामसी नदी पर चीन का बड़ा युद्धाभ्यास इस वक्त चल रहा है। नदी के एक किनारे पर ताइवान है तो दूसरी तरफ चीनी सेना है। बोहाई सागर में ताइवानी सेना का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तामसुई और बोहाई के एक तट पर चीन है तो दूसरे पर ताइवान है। तो चीन ड्रैगन की युद्ध वाली तैयारी, ताइवान ने फौज उतारी, टैंक आग उगल रहे हैं, गरज रही है तोपें, बरस रहे हैं बम, रॉकेट लॉन्चर एक्शन मोड में खड़े हैं, मिसाइलें तनी हुई है, सेनाएं अड़ी हुई है, जंगी लड़ाकू विमान दहाड़ रहे हैं। मंजर चीन ताइवान की जंगी तैयारियों का है। ड्रैगन को करारा जवाब देने के लिए ताइवान ने चक्रव्यूह रच दिया है। तामसुई नदी पर तैरते ताइवान के जंगी बेड़े बीजिंग में बैठे लाल सुल्तान को ललकार रहे हैं, तो चीन ने बोहाई सागर के तट पर फौजी ताकत दिखाई है। तामसुई और बोहाई का इलाका चीन और ताइवान के बीच में आता है। ऐसे में भौगोलिक स्थिति के आधार पर ताइवान और चीन का युद्धाभ्यास बेहद अहमियत रखता है। इस नदी के किनारे पर ताइवान है तो दूसरी तरफ चीन है। ड्रैगन के फाइटर जेट पिछले कुछ वक्त में ताइवान के काफी नजदीक आ चुके हैं, तो अब तक चीन भी ईस्ट चाइना सी में बोहाई समुद्र के तट पर युद्धाभ्यास कर रहा है, जहां से वो ताइवान तक पहुंच सकता है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की थल सेना भी इसी रीजन में विध्वंसक हथियारों के साथ कई ड्रिल कर चुकी है। इस बीच ड्रैगन आर्मी ने एयर डिफेंस सिस्टम की प्रैक्टिस भी की है। रडार की तकनीक पर ज्यादा जोर दिया गया। ऐसे में चीन ताइवान की फौज युद्ध के मुहाने पर है। इंतजार है तो सिर्फ एक चिंगारी का। जैसे चिंगारी सुलगी, ताइवान और चीन एक दूसरे को मिटाने के लिए, तबाह करने के लिए जंग में अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। साउथ चाइना सी में जंग ऐलान, ताइवान ने किया डिफेंस तकनीक का जोरदार प्रदर्शन। चीनी हमले को रोकने की जबरदस्त तैयारी। CM-11 टैंकों से जवाब देने का प्लान। विनाशक हथियारों से सेना ने संभाली कमान। PLA ने बोहाई सागर में दिखाई ताकत। जंगी बेड़े, जेट और मिसाइलें भी तैनात। साउथ चाइना सी विवाद में अमेरिका, ब्रिटेन और जापान अब ताइवान के साथ है, यानी कि चीन को खुला चैलेंज। बस ट्रंप के एक ऑर्डर से महायुद्ध की घंटी बज उठेगी। इधर चीन की धोखेबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पूर्वी लद्दाख में चीन की धोखेबाजी से सबक लेते हुए हिंदुस्तानी सेना को और भी ज्यादा मजबूती मिल गई है। सेना को 300 करोड़ तक के मन माफिक खरीद की छूट दी गई है। सेना को 300 करोड़ तक की खरीद की खुली छूट दी गई है। रक्षा खरीद के ज्यादा से ज्यादा अधिकार अब सेना को दे दिए गए हैं। मोदी सरकार का यह बहुत बड़ा फैसला है। हिंदुस्तान की पूरी तैयारी, गोला बारूद की नहीं रहेगी कमी। युद्ध के लिए सब कुछ रेडी। मोदी सरकार का ऑर्डर, फौज को 300 करोड़ तक की खरीद के लिए खुली छूट। चीन के खिलाफ अब नहीं होगी कोई चूक। ड्रैगन की धौस का मिलेगा हर जवाब। यही वजह है कि अब सेना को मिलेगा रक्षा खरीद का ज्यादा से ज्यादा अधिकार। पलक झपकते ही अब सेना खरीद सकेगी जरूरी सैन्य साजो सामान। रक्षा मंत्रालय के इस फैसले की बेहद अहमियत है। सेना को मिले इस अधिकार से सैन्य उपकरण खरीदने का समय बेहद कम होगा। इससे बेहद जरूरी औजार, उपकरण, कलपुर्जों की आपूर्ति 1 साल के अंदर तय हो जाएगी और इससे सेना का जोश हाई और मनोबल पीक पर होगा, जिससे चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से निपटना आसान होगा। हिमालय युद्ध में चीन की क्या कमजोरी है? हिमालय के युद्ध में सबसे पहली जो बड़ी कमजोरी चीन की है वो भारतीय सैनिकों का बहुत जबरदस्त मोटिवेशन, ट्रेनिंग और युद्ध में अनुभव, जिसमें चीन की सेना इसके कहीं आसपास भी नहीं है। किसी भी युद्ध जैसी इमरजेंसी से निपटना अब आसान होगा। छोटी छोटी बातों के लिए सेना को अब सरकार की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। 300 करोड़ तक की खरीद सेना अपनी जरूरत के मुताबिक फौरन कर पाएगी, जिससे डिलीवरी तेजी से होगी और सेना हमेशा दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए तैयार होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस फैसले से खरीद की समय सीमा बेहद कम हो जाएगी और इससे खरीद के लिए 6 महीने के भीतर ऑर्डर देना और 1 साल के भीतर जरूरी सामान का मिलना तय होगा। इससे पहले भी थल, जल और नभ में हिंदुस्तान की सेना ने जबरदस्त तैयारी की है और दुश्मन को सबक सिखाने के लिए अस्त्र शस्त्रों और सैन्य प्रणालियों की खरीद के लिए तत्काल ऑर्डर दिए हैं। ये सब हुआ है सेना को खरीद के लिए खुला फंड देने की वजह से, यानी मोदी हैं तो सब मुमकिन है। और वहीं चीन की कथनी और करनी कभी भी एक जैसी नहीं रही है। यही वजह है कि पूरी दुनिया उसे एक अविश्वसनीय देश के तौर पर देखती है। LAC पर चीन के धोखेबाजी की फितरत अभी भी बरकरार है।
बड़ी खबर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। एलएसी पर एक बार फिर से चीन की गुस्ताखी सामने आई है। फिंगर एरिया से पूरी तरह से हटने में चीन आनाकानी कर रहा है। समझौते में इलाके से हटने पर सहमति हुई थी। भारत इलाका पूरी तरह से खाली कराने पर अड़ा हुआ है। तो भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट के लिए इस दौर की बेहद टफ ये जो पूरा दौर है वो साबित हो रहा है। इस दौर की बातचीत में बीजिंग और दिल्ली में सीधे तौर पर शामिल हैं और इस बार फैसला सरकारों के स्तर पर किया जाना है। 100 सेकंड में आप पूरी खबर को देखिए। चीन के झूठ की खुली पोल, ड्रैगन की एक और चाल आई सामने। विश्वासघाती चीन का फिर महाधोखा। सहमति बनने के बाद भी पैंगोंग पर अड़ा ग्लोबल विलेन। फिंगर 4 से फिंगर 5 तक पीछे हटी चीनी सेना, लेकिन अब रिज लाइन पर यानी कि पहाड़ी चोटी पर अब भी मौजूद है ड्रैगन की सपोले। मतलब सामरिक तौर पर बेहद अहम इस चोटी से हटने के लिए तैयार नहीं है घाती चीन। बातचीत में पूरी तरह से हटने की बनी थी सहमति। TV9 भारतवर्ष के पास सूत्रों के हवाले से आई ये बहुत बड़ी खबर। हिंदुस्तान की तरफ से दो टूक हुई बात। आंख से आंख मिलाकर ड्रैगन आर्मी को साफ किया गया है कि चीनी सैनिकों को पुरानी स्थिति में लौटना ही होगा, यानी ड्रैगन आर्मी को फिंगर 8 के पीछे जाना होगा, नहीं तो तनाव, सेना का जमाव, युद्ध के आसार कभी कम नहीं होंगे। इससे पहले तनाव कम करने के लिए मंगलवार को भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की मीटिंग 14 घंटे तक चली। ये चौथी कोर कमांडर मीटिंग थी और अब तक की सबसे लंबी और मैराथन बातचीत थी। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में सैनिकों की तैनाती कम करने के लिए भारत और चीन ने अपनी अपनी शर्तें रखी, लेकिन मीटिंग का ये फेज बेहद मुश्किल साबित हुआ। कमांडर लेवल की इस मीटिंग में बेहद टफ नेगोशिएशंस हुई हैं। इसकी वजह से मीटिंग इतनी लंबी चली है। आर्मी चीफ दोनों एक बजे दोबारा जा रहे हैं लद्दाख में और श्रीनगर में। 17 जुलाई को लद्दाख में जाएंगे और 18 को श्रीनगर। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि हम किसी प्रकार से लाइटली थ्रेट नहीं ले रहे चाइना और पाकिस्तान का। अभी तक मीटिंग के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया, तो कोर कमांडर ने आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे को मीटिंग के बारे में ब्रीफ कर दिया है और इसका पूरा ब्यौरा आखिर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ही बताया गया। ऐसे में अब भारत चीन तनाव पर नई रणनीति बनाए जाने के आसार हैं, क्योंकि चीन का रिकॉर्ड और फितरत हर हालात से निपटने का सबक देती है। और वहीं भारत चीन तनाव के बीच एक और बड़ी खबर है। भारत चीन तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी LAC का दौरा करेंगे। कल राजनाथ सिंह लेह जाएंगे, जहां पर वो फॉरवर्ड पोस्ट का भी दौरा करेंगे। LAC पर ड्रैगन का काल, पहले मोदी अब राजनाथ, फॉरवर्ड पोस्ट पर रक्षा मंत्री। बॉर्डर पर LAC पर तनाव के बीच एक और चीन के साथ 4 दौर की बातचीत तो हो चुकी है, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी LAC के दौरे पर जा रहे हैं। रक्षा मंत्री 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख जाएंगे। बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह LAC के साथ साथ LOC पर भी जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह LAC के 2 दिनों के दौरे पर जाएंगे। 17 से 18 जुलाई को LAC और LOC का दौरा करेंगे। राजनाथ सिंह 17 जुलाई को लेह पहुंचेंगे और 18 जुलाई को फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा करेंगे। इससे पहले जुलाई के पहले हफ्ते में ही राजनाथ सिंह को लेह जाना था, लेकिन तब अचानक उनका दौरा रद्द हो गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लेह पहुंच गए थे। 3 जुलाई को PM मोदी अचानक लेह के दौरे पर पहुंच गए थे। PM ने हालात का जायजा लेने के साथ सेना के सीनियर अफसरों और गलवान के बलवानों से मुलाकात की थी। आपको बता दें कि मई महीने के बाद से LAC पर भारत और चीन के बीच तनाव के हालात बने हुए हैं। हाल ही में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुए समझौते के आधार पर अब सीमा से सेनाओं को हटाने का काम चल रहा है। चीन की सेना गलवान इलाके से पीछे हट चुकी है। दोनों देशों ने अपने सैनिकों को करीब 2-2 किलोमीटर तक पीछे कर लिया है और आगे भी तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच बैठक जारी है। और राजस्थान की सियासत की बात की जाए तो सचिन पायलट वक्त का इंतजार कर रहे हैं, जबकि गहलोत उन पर धुआंधार हमले बोल रहे हैं। राजस्थान की राजनीति अभी भी साफ नहीं है, ना गहलोत के बहुमत को लेकर और ना ही सचिन पायलट की रणनीति के मामले को लेकर। कुल मिलाकर कहा जाए अगले कुछ दिन काफी अहम साबित होंगे, क्योंकि पायलट के समर्थक उनकी आगे की योजना जानना चाहते हैं। तो गहलोत को अपने खेमे में यह भरोसा कायम रखना है कि उनके पास बहुमत है। क्या पायलट की कांग्रेस से विदाई के लिए गहलोत उतावले हैं? इसलिए पायलट के खिलाफ आग उगल रहे हैं गहलोत। ये पिछले 6 महीने से षड्यंत्र चल रहा था और हम सबको जानकारी थी। ये तो बस एक वानगी है। उम्र के करीब 70 साल पूरे करने जा रहे अशोक गहलोत ने 42 साल के सचिन पायलट के लिए जो कुछ कहा वो चौंका गया।
गहलोत भूल गए कि सचिन पायलट अभी भी कांग्रेस में हैं। यही नहीं, गहलोत ने आरोपों का यह धुआंधार सचिन पायलट के उस बयान के बाद किया जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे। अब इसके बाद यह शक क्यों ना किया जाए कि गहलोत किसी भी सूरत में पायलट को कांग्रेस से विदा करने का प्रपंच रच रहे हैं। अगर गहलोत की मंशा में खोट नहीं है तो वो ऐसे निर्णायक मोड़ पर इतना कड़वा क्यों बोल रहे हैं, जब केंद्रीय नेतृत्व और पार्टी के कई सीनियर नेता पायलट को बिछड़ने देने के हक में नहीं है। अपने परिवार में वापिस आइए, परिवार में बैठिए और परिवार में अपनी बात रखिए। यही पार्टी के प्रति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति सच्ची निष्ठा, आपके विश्वास और आपकी प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा सबूत होगा। बहरहाल सचिन पायलट ने तो अभी तक गहलोत को जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके खेमे से सीएम साहब को चैलेंज जरूर किया गया। देखो, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को आम जनता जादूगर कहती है। आज उन्होंने जिस तरह से हम लोगों को ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, इससे हमें बड़ा धक्का पहुंचा है, हमें बड़ा दुख है। कमाल की बात यह है कि दिग्विजय सिंह ने कहा कि युवा नेताओं में सब्र ही नहीं है। कमाल है, अगर कांग्रेस की युवा में सब्र नहीं है तो पार्टी बुजुर्गों में भी संतोष तो नहीं दिखता। तो इस वक्त एक असमंजस की स्थिति राजस्थान में साफ तौर पर देखी जा सकती है। इस वक्त आप देखिए बिग वॉल में हम आपको दिखा रहे हैं ये जो पूरा तख्ता पलट का खेल है, इसके किरदार कौन से हैं और इस किरदार का जो असर है वो क्या हो रहा है, कौन पास और कौन फेल हो रहा है। पहला किरदार राजस्थान की जनता, और यहां पर क्या हो रहा है इस तरफ ये देखिए, राजनीतिक अस्थिरता से जो नुकसान है वो राजस्थान की जनता का होगा, नुकसान ही नुकसान होगा। अगला किरदार आपके सामने रखते हैं, कौन है? अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो यहां पर क्या हो रहा है, बहुमत साबित कर देते हैं तो फायदे में रहेंगे। अगर बहुमत होता है साबित तो फायदे में रहते हैं, जिस बात का दावा लगातार कर रहे हैं अशोक गहलोत। और सचिन पायलट की अगर हम बात करें तो अगला किरदार आपके सामने सचिन पायलट। तो यहां पर क्या हो रहा है, उम्मीद से कम विधायकों का समर्थन है। फिलहाल अभी सचिन पायलट, जो कि इस वक्त आपको चेहरा नजर आ रहा है अशोक गहलोत के साथ, ये अभी नुकसान में आपको नजर आ रहे हैं। अगला किरदार आप देखिए कांग्रेस का, अगर हम देखें तो यहां क्या हो रहा है कांग्रेस के लिए, एक और राज्य में साख गिरी, भारी नुकसान। तो ये कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश के बाद एक बड़ा झटका साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और बीजेपी की बात करते हैं तो फिलहाल फायदे में, सरकार गिरी तो बड़ा लाभ होगा बीजेपी को। ये लगातार बात सामने निकल कर आ रही, तमाम एक्सपर्ट्स ये साफ तौर पर कह रहे हैं। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें कि मध्य प्रदेश में TV9 भारतवर्ष की खबर का असर हुआ है। खबर का असर क्या हुआ है ये देखिए, अतिक्रमण हटाने के नाम पर एक दंपत्ति के साथ गुना में हुई जाति को लेकर गुना के डीएम और एसपी को हटा दिया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम ने मामले में दखल देते हुए दोनों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है और साथ ही सीएम ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए हैं। तो TV9 भारतवर्ष की खबर, प्रमुखता से इस खबर को दिखाया गया और इसका बड़ा असर हुआ है। मकरंद काल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मकरंद, इस खबर को लगातार कल हमने काफी प्रमुखता के साथ दिखाया था, किस तरह से इसका असर होता हुआ अब नजर आ रहा है? देखिए, इस पूरे मामले में TV9 भारतवर्ष की खबर का असर हुआ है और एसपी और कलेक्टर दोनों का ही तबादला कर दिया गया है। एसपी एस विश्वनाथन और कलेक्टर एस विश्वनाथन और एसपी तरुण नायक का ट्रांसफर भोपाल कर दिया गया है। अब जहां तक इस केस की बात है, गब्बू पादरी नाम के एक शख्स का शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा था, जहां पर उच्च शिक्षा विभाग का एक कॉलेज बनना था। 2019 से कार्रवाई चल रही थी, लेकिन अभी तक इसे खाली नहीं कराया जा सका था। तो कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि 1 साल से ज्यादा एक शख्स का अगर अतिक्रमण किसी सरकारी जमीन पर रहता है, उसको नहीं हटाया जाता है, तो जाहिर है किसी बड़े नेता का या पॉलिटिकल संरक्षण उस व्यक्ति को हासिल था। और उसके बाद राजकुमार अहिरवार और उसकी पत्नी सावित्री ने किस तरह से गब्बू पादरी के कहने पर या फिर कहे उकसाने पर दिया था, तो इस सारे मामले को गंभीरता से लिया है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ एक टीम को भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भेजा है गुना, जो इस पूरे मामले की जांच करेगी, शासकीय तरीके से जांच करेगी, विधिक जांच करेगी। और इसके अलावा जो मुख्य आरोपी है उसको किस राजनेता का संरक्षण हासिल है, कहा जाता है कि एक कांग्रेस नेता का संरक्षण हासिल की वजह से जमीन पर कब्जा कर चुका। तो डीएम और एसपी हटाए गए हैं और जो गुंडाई दिखाई गई है इसको लेकर जांच की जाएगी। बड़ी खबर और बड़ा असर हुआ। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। इधर महाराष्ट्र और खासकर मुंबई की बात की जाए तो कोरोना की मार से सबसे ज्यादा मुंबई प्रभावित है, लेकिन यहां भी चौंका देने वाली लापरवाही सामने आई।
मरीजों को वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा, जबकि आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि 400 नए वेंटिलेटर एक कमरे में धूल फाक रहे हैं। आप खबर देखिए। कोरोना से निपटने के लिए सरकारें कितनी संजीदा है, इसकी बानी मुंबई की इन तस्वीरों को देखकर समझिए। वेंटिलेटर्स का जखीरा मुंबई का है। एक दो नहीं बल्कि 400 वेंटिलेटर्स यहां यूं ही पड़े हैं। इन्हें खरीदा तो गया था कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए, लेकिन ये मुंबई महानगर पालिका के कमरे में महीने भर से यूं ही पड़े हैं। मुंबई महानगर पालिका में बीजेपी नेता प्रभाकर शिंदे ने बीएमसी कमिश्नर और सत्ता पक्ष को इस कोताही के लिए टारगेट किया है। पीएम केअर फंडातून मुंबई शहरातल्या कोरोना रुग्णांचे प्राण वाचावेत म्हणून 400 व्हेंटिलेटर हे गेली महिन्यापूर्वी हे 400 व्हेंटिलेटर मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध रुग्णालयामध्ये मुंबईचे कोरोना रुग्ण हे व्हेंटिलेटर अभावी तडफडून मारतात। याला जबाबदार कोण? तस्वीरें सारी कहानी बयां कर रही हैं, कहने को कुछ बचा नहीं है। फिर भी मुंबई की महापौर किशोरी पेंडेकर जी के पास जवाब जरूर है। महापौर ने सफाई दी है कि वेंटिलेटर आकर पड़े हुए हैं, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। दरअसल वेंटिलेटर के साथ स्किल टेक्नीशियन की भी जरूरत होती है, जो कम पड़ रहे हैं। कमाल की दलील है, टेक्नीशियन कम है तो उन्हें बहाल करने की क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? बहरहाल वेंटिलेटर को लेकर यह लापरवाही तब है जबकि एक महीने पहले ही मुंबई में वेंटिलेटर की कमी की रिपोर्ट आई थी। जून के मध्य में ही कहा गया था कि मुंबई में करीब 94% वेंटिलेटर इस्तेमाल में लाए जा चुके हैं, जबकि उसके बाद शहर में मरीजों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है और वेंटिलेटर न मिलने की शिकायतें लगातार आ रही हैं। सरकारी सिस्टम में लापरवाही तब है जबकि पिछले 24 घंटे में ही महाराष्ट्र में 7,975 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 233 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई है। क्या आम और क्या खास, सभी में कोरोना का डर समाया हुआ है। बिहार की बात की जाए तो बिहार में तो कई नेता कोरोना की चपेट में आ भी चुके हैं, लेकिन रोहतास से, काराकाट से जो आरजेडी के विधायक हैं संजय यादव को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। विधायकी के हनक उन पर सवार है, सत्ता का गुरूर है तो शायद सब कुछ बेमानी है। आप 100 सेकंड में देखिए विधायक जी की जल क्रीड़ा। बिहार में कोरोना का संकट गहरा है, लेकिन माननीय को कोरोना से डर नहीं लगता। विधायक जी का पानी वाला डांस देखिए। ये वीडियो कोरोना काल का ही है। रोहतास के तिलौथू के झरने में जल क्रीड़ा में मग्न ये साहब बिहार के विधायक हैं। संजय यादव नाम है इनका। समर्थकों की भीड़ के साथ पानी में अटखेलियां कर रहे हैं। जिस कोरोना ने बिहार में इनकी आरजेडी पार्टी समेत 3 बड़े सियासी दलों की नाक में दम कर रखा है, उस कोरोना से ये थोड़े ही डरते हैं। पानी में ले डुबकी दे डुबकी का खेल खेल रहे हैं। बीच बीच में तुतला भवानी माता के जयकारे लगा रहे हैं, शायद इस उम्मीद में कि कानून उनकी गुस्ताखियों पर से आंख मूंद लेगा और मां भवानी उनकी कोरोना से रक्षा करेंगी। काराकाट के आरजेडी विधायक संजय यादव लगभग 40 गाड़ियों की काफिले के साथ तिलौथू की कैमूर पहाड़ी की तलहटी में स्थित तुतला भवानी मंदिर के दर्शन करने आए थे। इस दौरान वो कैमूर पहाड़ी से गिरने वाले झरने का अपने साथियों के साथ आनंद लेने लगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखी और जनाब का कोरोना ज्ञान भी समझ लीजिए और देख लीजिए। और कोरोना महामारी के लेकर जो हम लोगों ने आज सब लोगों ने दुआ किया, ये कोरोना महामारी बिहार से बहुत जल्दी निकले और ये कष्ट से हमको माही दूर कराएंगे, इसके लिए भी हम लोगों ने मां से दुआ किया है। भगवान के दर पर आए हैं, कोरोना को हराना है, लेकिन वीडियो देखकर तो कहीं से नहीं लग रहा कि जनाब को कोरोना से कोई भी फर्क पड़ता है। हालांकि जब राज्य में कोरोना से हालात बिगड़ने लगे तो विधायक जी के भी होश फाख्ता हो गए। अब एमएलए संजय यादव ने खुद समेत 45 सहयोगियों को कोरोना संदिग्ध मानते हुए कोरोना जांच के लिए सैंपल दिया है। खैर, हम तो यही कहेंगे विधायक जी संभलिए, ये कोरोना है, ये आम और खास में रत्ती भर भी फर्क नहीं करता। साथ ही दुआ करेंगे कि आप और आपके साथियों की रिपोर्ट नेगेटिव आए। बात चालबाज चीन की करते हैं। चीन अपनी करतूतों पर पर्दा डालता है, लेकिन अगर कोई उसे उसी की भाषा में समझाए तो तिलमिला उठता है। जो नया मामला है वो हांगकांग को लेकर अमेरिकी फैसले का है। बड़ी खबर ब्रेकिंग, हांगकांग पर अमेरिकी रुख से बौखला उठा है चीन। चीन ने अमेरिकी राजदूत को तलब किया। हांगकांग के विशेष दर्जे को खत्म करने का विरोध ड्रैगन की तरफ से दर्ज किया गया। अमेरिका ने कल ही खत्म कर दिया था विशेष दर्जा हांगकांग का। हांगकांग में चीनी दखल के बाद अमेरिका का यह फैसला सामने और इसके बाद चीन बौखला उठा है और अमेरिकी राजदूत को तलब किया गया। और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ क्या होता है इसकी एक और बानगी आपके सामने हम रखते हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार की अंतहीन दास्तां है।
सिंध प्रांत में एक हिंदू युवक का इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया कि सुनने वालों के होश फाख्ता हो जाए। पिछले दिनों कृष्ण मंदिर के नाम पर पाकिस्तान में कट्टरपंथियों ने कई घिनौनी और दर्दनाक वारदात को अंजाम दिया। उन्हीं वारदातों में से एक वारदात यह भी है। आप 100 सेकंड में देखिए पूरी खबर क्या है। चीख पुकार मची है, बिस्तर पर एक लाश पड़ी है। तस्वीरें पाकिस्तान के सिंध प्रांत की हैं। कोई छाती पीट रहा है तो कोई रूंधे गले से मजबूरी की दास्तां सुना रहा है। आंसू हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे। थरथराते होठों को छूकर निकली ये चीख पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता की मुकम्मल कहानी कह रही है। पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार की कहानियों की अंतहीन दास्तां है। पिछले दिनों कृष्ण मंदिर के नाम पर वहां पर कट्टरपंथियों ने ऐसी घिनौनी और दर्दनाक वारदात को अंजाम दिया जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाए। सिंध के मिठियारी हाला में मोहन बागरी नाम के हिंदू युवक की लाश नदी से बरामद की गई। लाश का हाल ऐसा था कि देखने वालों की सांसें हलक में अटक जाएं। रूह कपा देने वाली तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन खौफ की ये कहानी समझने के लिए इस तस्वीर का एक फ्रेम ही काफी है। कफन में लिपटी इस लाश के चेहरे से एक शख्स जैसे ही कपड़ा हटाता है, देखकर अफरा तफरी मच जाती है। सब कुछ आपको दिखा भी नहीं सकते। सामाजिक कार्यकर्ता और वकील राहत ऑस्टिन ने इस खौफनाक वारदात की तस्वीरें और दास्तां दुनिया के सामने लाकर पाकिस्तान में मुस्लिम कट्टरपंथियों के खौफ और बर्बरता की पोल खोल दी है। पाकिस्तान के सिंध में इस युवक का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। पहले युवक की जीभ काटी गई, इसके बाद उसे मौत की घाट उतारकर उसकी लाश को नदी में फेंक दिया गया। युवक के परिवार वाले पहले ही भूख से तड़प रहे थे। जो सांसें बची थी वो इस लाश को देखकर दम तोड़ गई। परिवार की माली हालत ऐसी कि बेटे की लाश का अंतिम संस्कार करने के लिए भी उन्हें लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ गए। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार की ये पहली तस्वीर नहीं है। आए दिन दिल को तार तार करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। सबको पता है कि ये सब पाकिस्तानी हुक्मरान की शह के बिना संभव नहीं है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के बारामूला से बीजेपी के एक नेता का अपहरण कर लिया गया है। यह खबर इसलिए काफी अहम है क्योंकि इससे पहले लश्कर के कमांडर ने इस तरह की घटना को अंजाम देने की खुली चुनौती दी थी। आप देखिए घाटी की रिपोर्ट। नॉर्थ कश्मीर में लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर सज्जाद अहमद मीर के ऑडियो मैसेज आने के बाद घाटी में बीजेपी नेताओं की हत्या और अपहरण का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी नेता वसीम बारी की हत्या के बाद अब बारामूला में बीजेपी नेता और म्यूनिसिपल कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट मिराजुद्दीन मल्ला को उनकी कार से अगवा कर लिया गया है। मल्ला को अज्ञात लोग उस वक्त उठाकर ले गए जब वो अपनी सेंट्रो कार से बाहर निकलकर अपने दोस्त से मिलने जा रहे थे। मल्ला के अगवा होने की खबर के बाद सुरक्षा बल ने सर्च अभियान शुरू कर दिया है। महराजुद्दीन मल्ला जो कि भाजपा के कार्यकर्ता भी है और दूसरी तरफ वत्रगाम इलाके के म्युनिसिपल कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट भी है। इनके अपहरण के बाद पूरे इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। महराजुद्दीन मल्ला का अपहरण घाटी में सक्रिय आतंकियों की ओर से दी गई खुली चुनौती है, क्योंकि एक दिन पहले ही लश्कर तैयबा ने दी थी धमकी। लश्कर कमांडर सज्जाद अहमद मीर ने जारी किया था ऑडियो मैसेज, जिसमें बीजेपी नेताओं को पार्टी से दूर रहने की धमकी दी गई थी। ऑडियो मैसेज में पुलिस को भी चेताया गया था और कहा गया था कि पुलिस आतंकियों के परिजनों को तंग न करे। लश्कर के इसी संदेश के बाद बीजेपी नेता मिराजुद्दीन मल्ला को अगवा कर लिया गया है, जो सिस्टम को सीधे सीधे ललकार रहा है, जिसका माकूल जवाब देना बेहद जरूरी है। कोशिश यह है कि इस तरह की मिलिटेंट गतिविधियों पर निरंतर रखा जाए, क्योंकि जिस तरह सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट कश्मीर घाटी में अपने चरण पर है और 130 से ज्यादा मिलिटेंट्स को अभी तक मारा गया है, उसके चलते लगातार मिलिटेंट संगठन इस तरह की गतिविधि करने की फिराक में है। बड़ी खबर भोपाल से। भोपाल में नाबालिग बच्चियों के साथ किए गए यौन शोषण के मामले में फरार चल रहे आरोपी प्यारे मियां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किए गए प्यारे मियां की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान कनेक्शन भी अब सामने आ रहा है। आखिर कैसे पुलिस को चकमा देने वाला प्यारे मियां खाकी की गिरफ्त में आया है, 100 सेकंड में आप पूरी खबर देखिए। भोपाल की सनसनीखेज नाबालिग बच्चियों के यौन उत्पीड़न के मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। प्यारे मियां की घिनौनी हरकतों के कांड से परत दर परत राज खुल रहे हैं। प्यारे मियां को जम्मू कश्मीर से पकड़ा जा चुका है। श्रीनगर पुलिस ने प्यारे मियां को पकड़ा है। पत्रकारिता की आड़ में घिनौना काम करने वाले पत्रकार की गिरफ्तारी के बाद अब कई राज खुलेंगे। कई सफेदपोश भी बेनकाब हो सकते हैं। इस मामले में पुलिस ने अभी तक 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें प्यारे मियां की सेक्रेटरी, ड्राइवर, उनका एक सहयोगी और पीड़िता में से एक की दादी को भी गिरफ्तार किया गया है।
हाँ, हमारे पास सोर्सेस इंफॉर्मेशन थी कि उसका लोकेशन श्रीनगर में आ रहा है, तो वहाँ की लोकल पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके उसे पकड़ लिया गया है। अभी एक टीम डिस्पैच भी की गई है, वो सारे लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए उसको यहाँ पर लेके आ जाएगा। आपको बता दें कि प्यारे मियां के खिलाफ रेप और पॉक्सो कानून के अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। इस केस में प्यारे मियां के अलावा उसके 21 साल के सचिव का भी नाम है। इस मामले में अभी तक 7 नाबालिग लड़कियों ने प्यारे मियां के खिलाफ रेप का आरोप लगाया है। वीवीआईपी अंसल अपार्टमेंट के फ्लैट में रहने वाले प्यारे मियां ने घर में ही डांस बार बना रखा था। बताया जा रहा है कि इसी फ्लैट में वो नाबालिग बच्चियों को शराब पिलाकर डांस कराता था और उसके बाद उनका यौन उत्पीड़न करता था। आरोप है कि प्यारे मियां के साथ मध्य प्रदेश के कई रसूखदार लोग इस काम में शामिल होते थे। पुलिस ने मंगलवार को जब छापा मारा तो खाकी के भी होश उड़ गए। फ्लैट से लाखों रुपए की शराब, डांस बार और अश्लील फिल्मों की कई सीडी बरामद हुई है। नाबालिग बच्चियों के यौन उत्पीड़न के सनसनीखेज मामले में प्यारे मियां की जम्मू कश्मीर से हुई गिरफ्तारी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस को शक है कि प्यारे मियां पाकिस्तान भागने की फिराक में था। पुलिस अब प्यारे मियां के पाकिस्तान के साथ कनेक्शन को भी खंगालने में जुटी है। फिलहाल प्यारे मियां से पूछताछ में कई बड़े और रसूखदार लोगों के नाम के खुलासे का भी अनुमान है। और बड़ी खबर बिहार से। बिहार के गोपालगंज में बना 70 घाट महासेतु गंडक नदी के दबाव को नहीं झेल पाया। तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं और इसकी वजह से महासेतु देखते ही देखते ध्वस्त हो गया। लेकिन आपको जानकर हैरानी यह होगी कि 1 महीने पहले ही सीएम नीतीश कुमार ने इस पुल का उद्घाटन किया था। ये देखिए, इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वही गोपालगंज का पुल है जिसको 1 महीने पहले इसका उद्घाटन किया गया था। खुद नीतीश कुमार ने, मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। लेकिन 1 महीने के बाद ही यह हालत हो गई है कि जो पानी की तेज धारा है, पानी का जो तेज वेग है, इसको नहीं सह पाया ये पुल। अय्याज अहमद इस वक्त हमारे साथ गोपालगंज से पूरी जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अय्याज, ये तो पूरा सीधा संकेत देता है कि बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है इस पुल के निर्माण में। जी करुणा, मैं बता दूं कि ये 70 घाट पुल को जोड़ने के लिए अप्रोच रोड बनाया गया है, जो कि पानी का जो दबाव है वो झेल नहीं पाया। 264 करोड़ की लागत से ये पुल का निर्माण किया गया था, जिसका उद्घाटन खुद नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था। आज से ठीक 1 महीना पहले इसका उद्घाटन हुआ था और आज ये पुल का जो अप्रोच रोड है वो टूट गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो ध्वस्त हो गया है और जो है कई जो जिला से संपर्क जो जुड़ जाता था गोपालगंज का, वो संपर्क अभी टूट गया है। जी नहीं, लेकिन इस पुल के बाद एक तो ये बताइए कि समस्या कितनी बड़ी हो गई, और दूसरी बड़ी बात ये कि 1 महीने पहले जिस पुल का निर्माण पूरा हुआ था, उद्घाटन किया गया था, आखिर ये कैसी मजबूती इस पुल की कि ये थोड़ी सी बाढ़ के पानी में गिर गया, ढह गया? जी, इसमें नीतीश कुमार को लेकर विपक्ष नेता भी कई सवाल उठा रहे हैं कि ये पुल पर किस तरह से निर्माण हुआ था, जो कि ये पुल 1 महीने बिल्कुल, तो निर्माण को लेकर बड़े सवाल उठाए जा रहे, विपक्ष की तरफ से भी नीतीश सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। इधर बिहार प्रलयकारी बाढ़ की चपेट में है। कोसी नदी का पानी कई जिलों, कई प्रखंड और गांव में दाखिल हो चुका है। बाढ़ की वजह से पूरा इलाका टापू बन चुका है। 100 सेकंड में आप देखिए बिहार के सुपौल में क्या है बाढ़ से हालात। बिहार के सुपौल और सहरसा में जल तांडव की ये सबसे हाहाकारी तस्वीर है। कोसी नदी की जलधारा ने यहाँ पर ऐसा प्रलय मचाया कि गांव के गांव जलमग्न हो गए। कई किलोमीटर दूर तक समंदर जैसे हालात हैं। बिहार की शोक कोसी नदी पूरे वेग से बह रही है और ये तस्वीरें उसी के प्रकोप की हैं। जो नेपाल से निकलने वाली नदियां हर साल जो ये जल प्रलय, ये तबाही जो मचाती हैं, ये इलाके का अभिशाप है और लोग अभिशप्त हैं। हर साल वेताल की तरह अपने कंधे पर इस विशाल जलधारा को और इस जल राशि के प्रलय को अपने कंधे पर बेताल की तरह ढोने के लिए अभिशप्त हैं। गांव के गांव जल समाधि ले चुके हैं। हजारों हेक्टेयर खेती की जमीन पानी में डूब चुकी है। पगडंडियां कहीं नजर नहीं आ रही। इक्का दुक्का नाव है जो लोगों को मझधार से निकाल रही है। गांव के ज्यादातर घर पानी में समा चुके हैं। लोग कंधे पर जरूरी सामान लाद कर पलायन कर रहे हैं। इस बीच कुछ घर ऐसे भी नजर आए जहाँ पर लोग नरकी हाल में रहने के लिए मजबूर दिखे। उन घरों के चूल्हे पानी में डूब चुके हैं। लोगों की आंखें सरकारी मदद की आस में पथरा चुकी हैं। इलाके के हर घर में, हर झोपड़ी में अगर आप एक नज़र अगर सिर्फ डाल लें तो किस तरह से चूल्हा पानी पानी हो चुका है। चूल्हा ढह चुका है, बह चुका है। हर घर, हर आंगन में पानी है।
बच्चे खड़े हैं कि माँ उन चूल्हों पर कुछ बनाएगी तो शायद कुछ खाने को मिलेगा। क्या बड़े क्या बुजुर्ग, यहाँ बच्चे भी हर साल कोसी के दिए इस दर्द को झेलते हैं। छात्राएं नाव की सवारी कर पढ़ाई के लिए जाने पर मजबूर हैं क्योंकि इन बच्चियों को हर हाल में पढ़ना है। सरकार राजधानी में जिला मुख्यालय में बैठ करके तमाम तैयारियों का जरूर दावा कर रही है, लेकिन उन तैयारियों के दिखने की जहां जरूरत है वहां ना तो वो तैयारियां दिख रही हैं और ना ही सरकार का कोई तंत्र दिख रहा है। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, सुपौल। तो सुपौल की तस्वीर आपने देखी, लेकिन पूरा उत्तर भारत इस वक्त अगर बात की जाए, उत्तर बिहार की बात की जाए तो पूरा उत्तर बिहार इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। नदियां उफान पर है, बाढ़ का पानी बांध तोड़कर सब कुछ डुबोता हुआ नजर आ रहा है, भारी तबाही मचा रहा है। मुजफ्फरपुर हो या फिर दरभंगा हो, गोपालगंज हो या फिर सीतामढ़ी, हर तरफ प्रलयकारी बाढ़ का जो असर है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। आप 100 सेकंड में देखिए विनाशकारी बाढ़ पर यह रिपोर्ट। बिहार में कोसी नदी अपने विकराल रूप में है। गंगा, महानंदा, बागमती, गंडक, कमला, बला नदियां उफान मार रही हैं। कई जिले बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। इस साल मुजफ्फरपुर में भी प्रलयकारी बाढ़ कहर बनकर टूटी है। बाढ़ की ताकत का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। बागमती नदी के प्रहार से लोहे का पुल टूट चुका है। गाँव में दाखिल हो चुके पानी से घर मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। पेड़ पौधे पानी में आधे डूब गए हैं। बांध टूट जाने की वजह से लोग पानी में तैरकर ऊंची जगहों पर जाने के लिए मजबूर हैं। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जिनका राशन कार्ड अभी तक नहीं बन पाया है। हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, बच्चे हैं, सरकार राशन कार्ड हम लोग का एक भी बना हुआ है और कह रहा है सोचना हमेशा भर भर के देते हैं लेकिन नहीं बन पाता। दरभंगा में बहने वाली नदियां कमला, बलान, बागमती, अवधारा भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जिले के निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं। आमतौर पर सूख जाने वाली करेह नदी भी हायाघाट प्रखंड को डुबो चुकी है। जलस्तर बढ़ने से जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर पानी 1 से 2 फीट तक बह रहा है। करेह नदी का पानी पुलिया के ऊपर आ चुका है और हर साल बाढ़ का दिन झेलने वाले लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने के लिए बेबस और लाचार हैं। गोपालगंज में बाढ़ से हालात तो और भी ज्यादा बदतर हैं। कई गांव पानी में डूब चुके हैं। लोग घरों में दाखिल हो चुके पानी के बीच रहने के लिए मजबूर हैं। आलम यह है कि डॉक्टर भी यहां पर बीमार लोगों को देखने नहीं आ रहे, जिसकी वजह से यहां के लोग बीमार को खाट पर लादकर अस्पताल ले जाने के लिए मजबूर हैं। इस बच्चे को 4 दिन से बुखार लग रहा है, ठीक है, ठीक नहीं हो पा रहा है। इसका बहुत ज़्यादा सीरियस है, इसलिए मैं इसको गोपालगंज ले जाऊँ इलाज कराने के लिए। अभी मैं 1 किलोमीटर पैदल चलकर इतना पानी छाती भर पानी में हिल कर आ रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं जाऊँ गौसिया घाट, वहाँ नाव है, वहाँ पर हिलेंगे, ठीक है। वहाँ हिल कर उसके बाद मैं इलाज करने ले जाएंगे गोपालगंज। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 करोड़ impressions. India's #1 news network. TV9 network.